इस दौरान हाजी साहब ने मुझे एक मोबाइल भी ले दिया था ताकि ज़रूरत के वक्त में उनसे रब्ता कर सकूं। फिर कभी माल ख़त्म होता तो हाजी साहब लाहौर से माल लेने चले जाते और उस दिन सुबह से रात तक दुकान पर मैं अकेला ही होता और अगले दिन हाजी साहब को पिछले दिन का हिसाब दे देता। फिर एक दिन मैं दुकान पर फ़ारग ही बैठा था कि मेरे नंबर पर एक कॉल आई। मैंने हेलो कहा तो आगे से एक खातून की आवाज़ आई। उन्होंने हेलो के जवाब में कहा, कैसे हो सुलेमान बेटा। मुझे आवाज़ तो जानी पहचानी लगी मगर मैं समझ नहीं सका कि ये किसकी आवाज़ है। मैंने कहा, जी मैं ठीक हूँ, मगर आप कौन। तो उस पर वह बोली, अरे बेटा, मैं तुम्हारी सलमा आंटी बात कर रही हूँ, तुम्हारे अंकल से तुम्हारा नंबर लिया था। सलमा आंटी का नाम सुनकर मैंने कहा, जी आंटी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसी हैं। आंटी ने कहा, वो भी बिल्कुल ठीक हैं। फिर कुछ इधर उधर की बातें करने के बाद आंटी ने मुझे कहा, बेटा तुमसे एक काम है। कहते हुए शर्म भी आ रही है, मगर फिर तुम अपने बच्चे की तरह हो तो सोच रही हूँ तुम्हें ही क्यों ना कह दूँ। बासा तो मुझे जाने नहीं देते बाज़ार और ख़ुद वो फ़ारग नहीं, उन्हें छुट्टी ही नहीं मिलती। रात को थके हुए घर आते हैं तो उस वक्त मैं उन्हें नहीं कह पाती। मैंने कहा, आंटी मैं आपके बच्चों की तरह ही हूँ, अब बिला झिझक बताएं क्या काम है। आंटी कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, बेटा वो मुझे असल में कुछ चीज़ें चाहिए थी, वो तुमसे मंगवानी थी। मैंने कहा, आंटी आप हुक्म करें, आपको जो चाहिए मैं लेकर हाज़िर हो जाऊंगा। फिर आंटी बोली, बेटा तुम्हें तो पता ही है दुकानों पर किस तरह के मर्द खड़े होते हैं और वो औरतों को कैसे गंदी गंदी नज़रों से देखते हैं, तो इसलिए मैं तो लेने दुकान पर खुद नहीं जाती, तुम्हारे अंकल ही मेरे लिए लेकर आते हैं, मगर अब वो मसरूफ़ बहुत हैं और मुझे ज़रूरत भी बहुत है। मैंने कहा, आंटी आप बिला झिझक बोले क्या चाहिए आपको। मुझे कुछ कुछ समझ लग रही थी आंटी को क्या काम है, मगर फिर भी कन्फर्म कर लेना ज़रूरी था। फिर सलमा आंटी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, बेटा वो काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि बासा से अपने लिए कुछ कपड़े मंगवाऊं, मगर उनको वक्त नहीं मिल रहा। मैं बाज़ार से खुद जाकर कभी नहीं लाई। मुझे बासत ने बताया था, जिस दुकान पर तुम काम करते हो वहाँ पर कपड़े वगैरह भी होते हैं, तो अगर तुम मेरे लिए ले आओगे तो मेरी बड़ी मुश्किल आसान हो जाएगी। मैं पहले ये समझ गया था कि आंटी की हिचकिचाहट से, मगर उनके मुंह से सुनने के बाद मैंने कहा, आंटी इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है, यहाँ तो पता नहीं कितनी औरतें आती हैं जिन्हें मैं फ़रोख्त करता हूँ, अगर आपको चाहिए तो आपके लिए भी ले आऊँगा। आंटी ने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुमने तो मेरी मुश्किल आसान कर दी। फिर कब आओगे तुम। मैंने कहा, आंटी कल जुमा है, दुकान बंद होगी, मुझे छुट्टी है, तो मैं कल ही लेकर आपकी तरफ आ जाऊँगा। आंटी खुश होकर बोली, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, बस फिर तुम कल ही आ जाओ। अच्छा फिर कल ही मिलते हैं। ये कहकर आंटी शायद फ़ोन बंद करने लगी तो मैंने जल्दी जल्दी कहा, आंटी बात सुने। मेरी आवाज़ सुनकर आंटी ने हाँ बोलो। मैंने कहा, आंटी कलर तो बताएं, मुझे कैसे पता लगेगा कि कौन से कलर आपको पसंद है। तो आंटी बोली, वो मुझे याद नहीं बताने का। अच्छा तो तुम खुद ही पूछ लिया, बेटा तुम मुतलिफ कलर ले आना। आंटी ने कुछ सोचा और फिर बोली, बेटा ऐसा नहीं हो सकता, तुम मुतलिफ ले आओ और मुझे जो पसंद आए मैं वही ले लूँ। मैंने कहा, क्यों नहीं आंटी, मैं ज़्यादा ले आऊँगा, फिर उसमें से आप अपनी पसंद के मुताबिक जो रखना हो रख लीजिएगा। अच्छा आंटी ये भी बता दें, आपको अपने लिए क्रीम भी चाहिए या फिर सिर्फ सूट ही चाहिए। ये सुनकर आंटी ने कहा, नहीं बेटा बस वही चाहिए। फिर अचानक ही बोली, अच्छा सुनो, छोटे भी दो ले आना। कहा छोटे। आंटी हिचकिचाते हुए बोली, हाँ बेटा मुझे तो ज़रूरत नहीं, मगर वो शमेला अब बड़ी हो चुकी है ना, तो उसके लिए चाहिए। मैंने कहा, ठीक है आंटी आप बेफिक्र हो जाएं, मैं ले आऊँगा। फ़ोन बंद करके मैं अब सोचने लगा हाजी साहब को क्या कहूँगा। फिर जब हाजी साहब आ गए तो मैंने हाजी साहब को बताया कि बासत अंकल ने अपनी वाइफ के लिए कुछ मंगवाए हैं, तो वो मैं ले जाऊँ। वह खुद आते हुए ज़रा हिचकिचा रहे थे। हाजी साहब ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ इसमें हिचकिचाने वाली कौन सी बात है, वो कौन सा औरतों से लेकर जाएंगे, यहाँ तो औरतें भी ले जाती हैं। वो मर्द होकर शर्मा रहा है, मगर फिर उन्होंने बगैर कोई और बात किए कहा, ठीक है ले जाना, मगर मुफ्त में ना दे आना, पैसे ले लेना उनसे। मैंने कहा, जी हाजी साहब वो तो ज़ाहिरी बात है पैसे लूँगा। फिर मैंने हाजी साहब की मौजूदगी में ही पसंद किए और एक छापर में डाल लिए और वो भी उसी छापर में डाल दिए। हाजी साहब ने कहा, अरे इतने ज़्यादा का अचार डालेगा क्या। मैंने कहा, हाजी साहब जो रखना चाहेंगे वो रख लेंगे, बाकी मैं इसी तरह वापस ले आऊँगा।
उन्होंने कहा, अच्छा चलो ठीक है, मगर ध्यान से लाना। अगले दिन सुबह 11 बजे मैं बासत अंकल के घर पहुंच गया। जुमे का दिन था। सरकारी छुट्टी ना होने के बायस बासत अंकल घर पर नहीं थे, जबकि उनकी बेटी शमाइला अभी स्कूल से वापस नहीं आई थी। शमाइला से छोटी बेटी अभी जो 10 साल की थी, उसकी तबीयत ख़राब थी, जिसकी वजह से वो स्कूल नहीं गई और घर पर ही एक कमरे में सो रही थी। मैं घर गया तो सलमा आंटी ने बहुत खुश होकर मुझे अंदर बुला लिया, मगर वो कुछ कुछ मुझसे शर्मा भी रही थी। उन्होंने मुझे उसी कमरे में बिठा दिया जहां बासत अंकल के होते हुए बिठाया था। ये मेन कमरा था, उसमें टीवी भी लगा हुआ था। मुझे बिठाकर आंटी किचन में चली गई और कुछ ही देर में मीठे शरबत का एक गिलास बनाकर मेरे लिए ले आई। मेरे सामने पड़ी टेबल पर सलमा आंटी झुकी और शरबत का जग जो एक बड़ी ट्रे में था। आंटी भी फ़ौरन ही सीधी हो गई और फिर मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई और बोली, बेटा पानी पियो। उनकी नज़रें मेरे हाथ में मौजूद शापर पर थीं, मगर वो मुझसे शापर मांगते हुए हिचकिचा रही थीं। गर्मी ज़्यादा थी। मैंने जल्दी जल्दी शरबत का एक गिलास पिया। शरबत पीने के बाद आंटी ने शापर को देखते हुए पूछा, और बेटा तुम्हारा काम कैसा जा रहा है? मैंने कहा, आंटी काम तो अच्छा जा रहा है और बहुत जल्द ही मैं सीख भी गया हूँ। अब तो इकबाल साहब दुकान पर हो या ना हो, पूरी दुकान मैं ही संभालता हूँ। चाहे किसी को अपने लिए लेने हो या मेकअप का सामान, सब कुछ मैं ही डील करता हूँ। ये कहते हुए मैंने शापर पकड़कर उसमें हाथ डाला और सारे निकाल कर आंटी के सामने टेबल पर रख दिए। आंटी ने सूट पर नज़र पड़ते ही पहले तो बौखलाकर इधर उधर देखना शुरू कर दिया, जैसे इत्मीनान कर रही हों कि हमें कोई देख तो नहीं रहा। फिर नज़रें चुरा चुरा कर उसकी तरफ देखने लगी। मैं समझ गया था कि वो वाकई दुकान पर जाते हुए शर्माती होंगी, गैर मर्दों से अपने अंदर पहनने वाली चीज़ें लेते हुए। मगर पिछले कुछ महीनों के दौरान मैं एक अच्छा सेल्समैन बन चुका था और औरतों को दिखाने का काफ़ी तजुर्बा भी हो गया था। मैंने सबसे पहले एक काले रंग का ही उठाया और आंटी की तरफ खिसक कर बैठ गया। वो मैंने आंटी के सामने किया और आंटी को दिखाते हुए बोला, ये देखें आंटी, ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत सॉफ्ट है और इसके अंदर फोम भी लगा हुआ है और ख़ूबसूरती में इजाफा भी होता है। अब की बार आंटी के हाथ कांपते हुए लग रहे थे। उन्होंने कांपते हाथों से मेरे हाथ से पकड़ा और उसको बगौर देखने लगी, मगर उनके चेहरे से परेशान वाजिया हो रही थी। मैंने फिर आंटी की तरफ देखते हुए कहा, आपने पहले भी काले रंग का ही पहन रखा है, यह रंग तो आपके पास है, आप ये रहने दें, सुरह रंग में दिखा लें। ये कहकर मैंने उनके हाथ से पकड़ लिया और सुरह रंग का उठाकर उन्हें पकड़ा दिया। यह सुनकर सलमा आंटी ज़ेरेला मुस्कुराई और बोली, अच्छा तुम कहते हो तो मान लेती हूँ। सलमा आंटी की हिचकिचाहट आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही थी। फिर मैंने कहा, आंटी पहले आप ये पहनकर चेक कर लें, फिर मैं आपको और भी दिखाता हूँ। आंटी कहा, नहीं पहनने की क्या ज़रूरत है, बाद में देख लूँगी ना। मैंने कहा, अरे आंटी फ़ायदा क्या फिर अपनी दुकान होने का, ये तो आपकी दुकान से जाकर भी इस तरह बगैर देखे ला सकती हैं। अगर बाद में ख़राब निकले तो चेंज करना पड़ता है। अब मैं आया ही हूँ तो आप पहनकर चेक कर लें, अगर मुनासिब हो तो ठीक, नहीं तो मैं कोई और दिखा दूँगा। मेरी बात सुनकर आंटी ने सोचा, सुलेमान तो सही कह रहा है। यही सोचकर वो सुरह रंग का फोम वाला लेकर उठी और अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाकर आंटी ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और थोड़ी देर के बाद बाहर आई तो मैंने पूछा, आंटी कैसा लगा? आंटी ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, मगर घूरते हुए कहा, अरे नहीं आंटी, ये तो बहुत खूबसूरत लग रहा है आप पर। अंकल बासत तो आपको ये सुर्ख रंग का देखेंगे तो लट्टू हो जाएंगे आप पर। मेरी बात सुनकर आंटी शर्माते हुए बोली,